पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का धैर्य कभी भी जवाब दे सकता है और वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी सेनाओं को कभी भी आदेश दे सकते हैं। वहीं यूरोप के देश भी अमेरिका को जवाब देने से नहीं चूक रहे। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी चिंता में कोई है तो वो है यूक्रेन। जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए ताजा घटनाक्रम के बारे में बताएंगे और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ धोकर यूरोपीय देशों के पीछे पड़ गए हैं। ट्रंप यूरोपीय देशों को जलील करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब की बार ट्रंप ने ब्रिटेन की डियोगो गार्सिया द्वीप को मॉरिशस को सौंपने की योजना को भारी मूर्खता करार दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ब्रिटेन का ये कदम अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। हिंद महासागर में स्थित डियोगो गार्सिया एक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण द्वीप है, जहां अमेरिका का प्रमुख सैन्य अड्डा मौजूद है। अपने बयान में ट्रंप ने इस मुद्दे को सीधे ग्रीनलैंड से जोड़ते हुए कहा कि डियोगो गार्सिया का मामला इस बात का एक और उदाहरण है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड का अधिग्रहण क्यों जरूरी है। ग्रीनलैंड मामले में अमेरिकी टैरिफ के बाद से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों लगातार अमेरिका पर हमलावर हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने मैक्रों की पर्सनल चैट तक लीक कर दी। मैक्रों इस चैट में ग्रीनलैंड को लेकर बात कर रहे हैं। मैक्रों ने कहा, आप ग्रीनलैंड को लेकर जो कर रहे हैं वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए भी इमैनुअल मैक्रों का मजाक उड़ाया था। मैक्रों की फ्रांस से विदाई होने वाली है, हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। बोर्ड ऑफ पीस मामले में अगर मैक्रो ज्यादा इधर उधर करेंगे तो हम फ्रांस से आने वाली वाइन पर 200% का टैरिफ लगा देंगे। वहीं नोबेल नहीं मिलने का मलाल नॉर्वे के प्रधानमंत्री को भेजे गए ट्रंप के संदेश में साफ दिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपके देश ने मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जबकि मैंने 8 युद्ध रुकवाए। उन्होंने आगे लिखा, शांति अब भी मेरी प्राथमिकता है लेकिन अमेरिका का हित सबसे जरूरी होगा। ट्रंप ने नॉर्वे पर डेनमार्क पर दबाव बनाने को भी कह डाला। इतना ही नहीं, यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ाते हुए ट्रंप ने नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड को एक्टिवेट कर दिया। नोराड का एक सैन्य विमान ग्रीनलैंड भेजा गया है जो पिटुफिक स्पेस बेस पर तैनात किया जाएगा। हालांकि नोराड ने जारी बयान में कहा कि ये तैनाती पहले से निर्धारित सैन्य गतिविधियों के तहत की जा रही है, जिसे लेकर डेनमार्क और ग्रीनलैंड को पूरी तरह अवगत करा दिया गया है। पिटुफिक स्पेस बेस पर पहुंचने वाला विमान अमेरिका और कनाडा के ठिकानों से संचालित अन्य विमानों के साथ मिलकर पहले से तय रक्षा अभियानों में भाग लेगा। हालांकि अमेरिका का ये कदम डेनमार्क की अगुवाई में हुए एक सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस की प्रतिक्रिया माना जा रहा है, जिसमें जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड ने अपने सैनिक भेजे थे। वहीं लगातार मिल रही धमकियों के बीच डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर ली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में ग्रीनलैंड में सैन्य व्यवस्था को जमीन, हवा और समुद्र तीनों स्तरों पर और मजबूत किया जाएगा। ग्रीनलैंड को लेकर नेटो में मची कलह का रूस पूरा आनंद ले रहा है। आर्कटिक में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में लगा हुआ रूस लगातार नेटो के पतन पर बयानबाजी कर रहा है। क्रेमलिन ने कहा कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेते हैं तो वो इतिहास में अपने आप को दर्ज कर लेंगे। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका, यूरोप सहित पूरा नेटो एक तरह से यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है, लेकिन ग्रीनलैंड के मामले से नेटो में बिखराव और अमेरिका की यूरोप से तनातनी रूस को एक सुखद अनुभव जरूर प्रदान कर रही है। साथ ही यूक्रेन इस पूरे घटनाक्रम से अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। इस पूरे घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंघल साहब, पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई, क्या कुछ ताजा घटनाक्रम वहां पर चल रहा है? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इसको लेकर के, ग्रीनलैंड को लेकर के? देखिए, ग्रीनलैंड जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले 1 साल से इस पर निगाहें गड़ाए हुए हैं और जो हमने पिछले प्रेसिडेंट ट्रंप 2 में देखा है कि ये पहले फ्लोट करते हैं एक आइडिया को, उसको देखते हैं और उसके ऊपर फिर वो काबिज हो जाते हैं जी। अब वो ग्रीनलैंड के पीछे जिस तरह से वो पड़े हैं, वो हर तरह के, अब उनकी ये बड़ा तरीका है उनका
धमका रहे हैं सबको, और वो क्या कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की थ्रेट दे रहे हैं, ट्रेड सैंक्शंस की थ्रेट दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं आपको जो है इस पर हमला भी कर सकता हूं। तो सब, और जिस तरीके से जो प्राइवेट कन्वर्सेशंस हैं इनकी दूसरे वर्ल्ड लीडर्स से, फ्रांस के राष्ट्रपति हों या नेटो के सेक्रेटरी जनरल हो, उनको जिस तरह से वो डिस्क्लोज कर रहे हैं, उनका मेरे ख्याल से विचार ये है उनको दिखाने का दुनिया में कि अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे कोई जो है नहीं चल सकता। तो वो एक तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है, इसे वार ऑफ नॉक्स इसको बोलते हैं, कि वो पूरी तरह से उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे विचार से जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हमला कर दे, मेरे विचार से हमले की हालात अभी नहीं आई है, क्योंकि उनको आवश्यकता भी नहीं है। जैसा कि हम कई बार लोग भूल जाते हैं कि उनकी जो ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी है वो यूएसए के पास में है। वहां जो बेस है उसमें स्पेस बेस है, वो उसमें जो है उनकी जो तीनों तरह की फोर्सेस वहां पर हैं, चाहे वो आप डिफेंस उसको कह लीजिए, आर्मी कह लीजिए, चाहे एयरफोर्स कह लीजिए, चाहे जो है नेवी कह लीजिए, चाहे जो है इवन स्पेस असेट्स हैं उनकी, आईसीबीएम से उन्होंने डायरेक्ट की है। तो उनको सिक्योरिटी की तो आवश्यकता नहीं है। अब एक बड़ा मजेदार इनका, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर से जो बात की है, उसमें जो चिट्ठी का आपस में बदलाव हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो है मेरे को नोबेल प्राइज नहीं दिया तो इसलिए मैं ग्रीनलैंड को नहीं छोड़ू। तो ये एक बड़ा सभी आश्चर्यजनक है कि उनके जो पर्सनल इश्यूज हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते थे कि उन्होंने बहुत जगह लड़ाई रुकवाई है, तो वो इंटाइटल्ड थे उनको नोबेल प्राइज मिलने का, जो कि नहीं मिला उनको। तो उस बात के लिए वो बदला जो है वो कह रहे हैं मैं ग्रीनलैंड से लूंगा। जस्ट मतलब इसकी तो मतलब कहना भी बड़ा मुश्किल होता है कि इसको आप किस तरह से कमेंट करें। लेकिन सिंघल साहब, इस सब के बीच जो ब्रिटेन की ओर से या फ्रांस की ओर से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे क्या लगता है कि ये ब्रिटेन या फ्रांस की हम बात करें या यूरोप के दूसरे देशों की बात करें, तो पूरा का पूरा जवाब वो अमेरिका को दे रहे हैं। तो आने वाले समय में ये जो तनाव है ये किस दिशा की ओर जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, मेरे विचार से तनाव जो आज इस बार ये पहली बार हुआ है कि यूरोप, ईयू कह लीजिए, नेटो कह लीजिए, यूरोप कह लीजिए, पहली बार प्रेसिडेंट ट्रंप 2 में उनके सामने खड़े हो रहे हैं। अभी तक उन्होंने जो यूरोपियन देशों ने जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने मांगा उनसे, वो उनको आराम से उन्होंने मान गए और वो देते रहे। यूक्रेन का मामला हो, चाहे ट्रेड डील का बात हो। लेकिन जब यहां पर आई थिंक यहां पर आकर उन्होंने रेड लाइन खींच दी है कि अगर ग्रीनलैंड को इस तरह से डेनमार्क से ले लिया जाएगा तो जो उनकी सॉवरेनिटी है यूरोपियन कंट्रीज की, नेटो का जो बेस है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो है फ्रांस, जर्मनी और यूके, उन्होंने जो अभी तक या डेनमार्क फॉर दैट मैटर, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं या जो जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप बजूका की बात कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वह एक यूरोपियन यूनियन में एक लॉ है कि जिसको बजूका बोलते हैं, कि वो अगर चाहें तो पावर है उनको कि वो उस पर वो भी टैरिफ लगा सकते हैं, मार्केट एक्सेस को बंद कर सकते हैं अमेरिकन कंपनीज को। तो उनके पास में भी बहुत ताकत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका यूरोप का ट्रेड पार्टनरशिप सबसे बड़ी है। अमेरिकन कंपनीज को भी यूरोपियन मार्केट की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि खाली यूरोपियन को ही जरूरत है। तो अगर टेक कंपनीज हैं, जो दूसरी कंपनीज हैं, उनको यूरोपियन मार्केट की जरूरत है। यानी कि कहीं ना कहीं यूरोप भी कड़ा जवाब दे सकता है अमेरिका को। सिंघल साहब, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर के रूस की ओर से जो बयान आ रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको, जिस तरह की ये स्थिति बन गई है, इसमें कहीं यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होने जा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, यूक्रेन एक्चुअली इसमें जो है रूस और चीन दोनों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। क्योंकि रूस को क्या फायदा है, पहले तो मैं ग्रीनलैंड की बात करूं, ग्रीनलैंड में सबसे ज्यादा एरिया जो आर्कटिक का एरिया है, सबसे ज्यादा उनकी जो सीमा जो है रूस की लगती है, तो उनको कोई चिंता नहीं है। जो आर्कटिक, चाहे ये नए सी रूट हों या रिसोर्सेज हों, उनका अपना वहां पर वर्चस्व है उसका, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और रूस जो है इस वक्त बात कर रहा है सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है कि भाई उनकी सॉवरेनिटी पे, तो वो अपना आराम से स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई तुम्हें आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। उधर चीन को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार बोल तो रहे हैं कि मुझे चीन और रूस से खतरा है, लेकिन चीन को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप ही वो अपना इकोनॉमिक पावर यूज करेंगे। क्योंकि अमेरिका इन्वेस्ट कुछ नहीं करेगा, अल्टीमेटली यूरोप किधर जाने की कोशिश करेगा, चाहे चीन की तरफ जाएगा, क्योंकि रूस के पास तो इतना पैसा नहीं है। तो अल्टीमेटली चीन का जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा, जिसको कि प्रेसिडेंट ट्रंप कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव रहेगी प्रेसिडेंट ट्रंप को लॉन्ग रन में। यूक्रेन के लिए
यूक्रेन के, सॉरी हाँ, यूक्रेन का रह गया मेरी बात। यूक्रेन जो है इस वक्त बिल्कुल बैकफुट पे चला गया है, कोई उसके बारे में बॉदर नहीं कर रहा है, क्योंकि यूरोप अब जो यूक्रेन की जगह अपने ग्रीनलैंड को बचाने की, जो अपनी सॉवरेनिटी की बात करने लग गए हैं वो, कि अपने आप को तो बचाएं पहले। यूक्रेन जो है पीछे की तरफ चला गया है, तो यूक्रेन मेरे ख्याल से नाउ ही हैज टू, इसको अपने आप को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले ही कह दिया है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो प्रेशर डालना है वो यूक्रेन की जगह वो ग्रीनलैंड पे ज्यादा डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा रिसोर्सेज वहां पर दिख रहे हैं। क्या हम सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि युद्ध के मोर्चे पे ग्रीनलैंड का सीधा सा फर्क ये है कि यूक्रेन बहुत कमजोर हो जाएगा या हो गया है रूस के सामने? बिल्कुल बिल्कुल, यूक्रेन कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि जो यूरोपियन कोalition ऑफ विलिंग है जो यूरोप में, वो अब फोकस उनकी जो है इस वक्त यूक्रेन से हटके ग्रीनलैंड पर हो गई है। और तो जो रिसोर्सेज आने थे उनको, यूक्रेन को जो प्रॉमिस किया हुआ था, बराबर उनसे मीटिंग होती थी, वो अब कोई मीटिंग नहीं हो रही है पिछले, अगर आप देखा पिछले 15-20 दिन तक कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो यूक्रेन को अकेला खड़ा रहना पड़ेगा। तो यूक्रेन को मेरे विचार से कमजोर, जैसा आपने सही कहा कि कमजोर हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो और दूसरा, उसको रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, तो यूक्रेन को अल्टीमेटली आई थिंक इनको जो रशिया की टर्म है उस पर मानना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होने वाला है। तो मुझे लॉन्ग रन में यूक्रेन को नुकसान दिख रहा है। तो जो पीस प्रोसेस चल रही है उसमें कहीं ना कहीं जो अमेरिका है लगातार यूक्रेन के ऊपर दबाव डाल रहा है विभिन्न शर्तों के लिए, इस बारे में हम अलग से भी बातचीत कर चुके हैं। तो ये अमेरिका का जो दबाव है अब यूक्रेन के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा उस दबाव को सहना? बिल्कुल उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो यूक्रेन जेलेंस्की जो अभी तक स्टैंड कर पा रहे थे वो यूरोपियन सपोर्ट की वजह से कर पा रहे हैं। अब यूरोप जो है, या ईयू कह लीजिए, आप नेटो कह लीजिए, वो अब दो जगह की झगड़ा नहीं कर सकते अमेरिका से, उनको एक साइड चूज करनी पड़ेगी। उसमें मेरे विचार से यूक्रेन का पलड़ा हल्का दिख रहा है मुझे, क्योंकि वो ग्रीनलैंड को बचाना चाहेंगे, क्योंकि वो उनकी जो सॉवरेनिटी का क्वेश्चन है वो वहां पर आ रहा है। ठीक है, सिंघल साहब हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।